आज की क्लास में हम लोग भारत के प्रधानमंत्री पद के बारे में पढ़ेंगे कि जो प्रधानमंत्री का पद है भारत के संविधान में, उसकी क्या स्थिति है, उसके क्या कार्य हैं और उसकी क्या शक्ति हैं। तो सभी लोग ध्यान पूर्वक इधर देखेंगे और आपस में कोई बातचीत नहीं करेगा और इधर उधर ध्यान नहीं भटकाएगा, फोकस करें इधर। तो प्रधानमंत्री का जो पद है वह एक करिश्माई व्यक्तित्व के तौर पे देखा जाता है। अगर हम कहें कि भारत के संविधान में जो सारे पावर दिए गए हैं, सारी शक्तियां हैं, वो नाम मात्र के तौर पर राष्ट्रपति के पास हैं, लेकिन वास्तव में किसके पास हैं? प्रधानमंत्री के पास। ये सभी भारत के अभी तक के प्रधानमंत्री हैं और इन सभी का कार्यकाल हम लोग देखेंगे कब से कब तक कौन कौन रहे हैं। ये क्रम से इसमें दिए हुए हैं। सबसे पहले हम प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में है और प्रधानमंत्री को क्या क्या कार्य, क्या क्या काम हमारा संविधान सौंपता है, हम इन चीजों को देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप देखिए, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाया गया है। आपको पता है कि भारत में जो शासन व्यवस्था है वो कौन चलाती है? संसद चलाती है। और संसदीय शासन व्यवस्था अपन लोगों ने ब्रिटेन के संविधान से ली है। आप सभी लोगों को ये पता है, जब मैंने आपको संविधान के स्रोत पढ़ाए थे तब मैंने ये बताया था कहाँ से क्या लिया गया है। और बीच बीच में ये चीजें आती हैं तो इनको भी हम पढ़ते चलेंगे। क्योंकि संसद ही पूरे देश के लिए कानून बनाती है और संसद ही पूरे देश को चलाती है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं? संसदीय शासन व्यवस्था। और इस संसदीय शासन व्यवस्था में जो प्रमुख माना गया है, संवैधानिक प्रमुख मतलब भारत का बॉस माना गया है जिसे, वो कौन है? राष्ट्रपति। पर राष्ट्रपति जो है नाम मात्र का प्रमुख है, क्योंकि राष्ट्रपति पूरे काम खुद नहीं करता, वह सभी काम संविधान में लिखा हुआ है अनुच्छेद 74 में कि वह प्रधानमंत्री परिषद की सलाह पर काम करेगा। इसलिए वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। लिखा हुआ है देखिए कि भारत में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के मुखिया होते हैं और वास्तव में प्रधानमंत्री ही अपने मंत्री परिषद के साथ मिलकर सरकार चलाते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि ये व्यवस्था आखिर हुई कैसे है। तो संविधान में सारे पावर, सारी शक्तियां संविधान के भाग 5 में जो संघ भाग है, आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक पूरे केंद्रीय सरकार की रूपरेखा, चाहे तो कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो, सबका वर्णन किया गया है। और अभी हम भाग 5 के कार्यपालिका वाले पार्ट में, कार्यपालिका का मतलब होता है काम करने वाली संस्था अर्थात मंत्री परिषद। ये तो कह दिया गया था कि सभी कार्य राष्ट्रपति जी करेंगे, नियुक्तियां राष्ट्रपति करेंगे, मंत्रियों की मुख्य में प्रधानमंत्री नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, राष्ट्रपति के पास सारे वित्तीय पावर हैं, सारे विधायी पावर हैं, सारे कार्यपालिका पावर हैं। पर आपको ये पता होना चाहिए कि स्पष्ट तौर पे संविधान में ये लिख दिया गया है अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 74 में ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी और जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। याद रखिए क्या लिखा है, ये 74 अनुच्छेद राष्ट्रपति को बाध्य कर देता है कि वह अपनी शक्तियों का प्रयोग, भले उसे इतनी सारी पावर मिली है, पर वह सारी पावर का उपयोग केवल मंत्री परिषद की सलाह पर ही करेगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को बाध्य कर देता है अपने काम मंत्री परिषद की सलाह पर करने के लिए। इसलिए इसी कारण से हम कह रहे हैं कि राष्ट्रपति नाम मात्र का मुखिया होता है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तव में मुखिया होता है। क्योंकि जब उसी की सलाह पर सारे काम होने हैं तो वही मुखिया हो गया। पर इसमें आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री को की सलाह नहीं कह रहे हैं, सलाह कह रहे हैं किसकी? मंत्री परिषद की। किसी कह रहे हैं? मंत्री परिषद। तो आप लोग पर ये भी देख रहे हैं कि मंत्री परिषद का मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति सारे काम मंत्री परिषद की सलाह पे करेगा, पर मंत्री परिषद का मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री है। अगला जो अनुच्छेद है 75, वो ये कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। अब आप एक बात समझिए कि जब प्रधानमंत्री ही बॉस है और प्रधानमंत्री की सलाह पर या मंत्री परिषद की सलाह पर सारे काम राष्ट्रपति कर रहा है और उस प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति ही बना रहा है, नियुक्त कर रहा है, तो फिर तो राष्ट्रपति ही बॉस हो गया। लेकिन आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति का सीधा कोई हाथ
नहीं होता। भले करता राष्ट्रपति ही है, पर वो किसको बनाता है? बहुमत दल के नेता को। और बहुमत किसे कहते हैं भैया? जब आम चुनाव होते हैं, चुनाव में आप जानते हैं कि भारत में लोकसभा में जिसको बहुमत मिलता है, भारत की संसद में दो सदन होते हैं, एक का नाम लोकसभा होता है, एक का नाम राज्यसभा होता है। तो लोकसभा में 543 जो सीटें हैं, उनमें से जो आधे से ज्यादा जीत ले, मतलब 272 प्लस सीटें जो जीत लेता है, उस व्यक्ति को ही बहुमत माना, उस पार्टी को ही बहुमत माना जाता है। यानी 272 सांसद जिससे अपना नेता चुन लेते हैं, वही व्यक्ति क्या कहलाता है? वही व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त होता है, और नियुक्त करता कौन है? राष्ट्रपति। तो आप इस प्रकार से एक बात समझ गए होंगे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भले ही राष्ट्रपति कर रहा है, पर राष्ट्रपति का खुद का कोई इसमें इन्वॉल्व है नहीं है, क्योंकि वह उसी व्यक्ति को बना सकता है जिस पार्टी को बहुमत मिला है, या बहुमत दल के नेता को। समझ में आ गई मेरी बात? सबको आ रही है क्या पीछे भैया? वो उसमें बैठे हो ना सभी लोग? तो प्रधानमंत्री नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। मतलब प्रधानमंत्री का जो है पद है, वहां तक राष्ट्रपति का रोल था। राष्ट्रपति बन गया, अब प्रधानमंत्री बन गया, अब प्रधानमंत्री सब सलाह देगा किसको? राष्ट्रपति को। तो सारे काम अब प्रधानमंत्री सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। तो मंत्री बनाने की सलाह भी कौन देता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री देता है राष्ट्रपति को। अब देखिए, अब आपको पता ही है कि हमारी लोकसभा में, जो हमारी लोकसभा है, उसमें कुल व्यक्ति कितने बैठते हैं? 543। पहले 545 हुआ करते थे। 104वें संविधान संशोधन द्वारा दो व्यक्ति जो एंग्लो इंडियन थे उनको हटा दिया है, अब वो नहीं बनेंगे। ठीक है, ये हमको पहले से ही पता है। तो अब 543 हैं, तो 543 में से मैंने कहा कि साहब भारतीय जनता पार्टी के, भाजपा के 272 प्लस आ गए, और शेष अन्य पार्टियों के तो बहुमत किसको मिल गया? भाजपा को मिल गया। किसको मिल गया? भाजपा को। अब 272 सांसद हैं, अब 272 सांसद अपने एक व्यक्ति को क्या चुनेंगे? अपना लीडर, अपना मुखिया। तो बहुमत दल का नेता किसको चुन लिया उन्होंने? मोदी जी को चुन लिया। अब मोदी जी तो हो गए बहुमत दल के नेता। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत तो आ नहीं आप लोगों को। अब दिक्कत यहाँ आती है कि भाई 272 व्यक्ति हैं, तो क्या 272 व्यक्ति ही मंत्री बन जाएंगे क्या? मंत्री कौन बनेगा? तो मैंने कहा जिसको प्रधानमंत्री चाहेगा वो मंत्री बनेगा। पर आप जैसे मान लीजिए, अभी कंडीशन कभी कभी ऐसी हो जाती है कि एक किसी पार्टी को 272 सांसद ना मिले। भाजपा के पास 272 सांसद नहीं है, ना कांग्रेस के पास, ना किसी के पास। तो फिर क्या करती हैं पार्टियां? गठबंधन करती हैं। क्या करती हैं? जैसे अभी आपको पता है कि इस बार भाजपा को सीटें कम मिली। कितनी मिली हैं? 246, 42, 242 भाजपा को मिली हैं, 242 मिली हैं। अब भैया इनको कम पड़ रही है, कम पड़ रही है, तो इन्होंने किसकी ले ली? इन्होंने जो जेडीयू की ले ली। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी है बिहार की। या फिर चंद्रबाबू नायडू की ले ली, जो कहाँ के हैं? अपने उड़ीसा के। तो इनकी आंध्र प्रदेश, चंद्रबाबू नायडू कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के। नवीन पटनायक हैं उड़ीसा के। तो इन पार्टियों का सपोर्ट ले लिया, और भी कुछ छोटी मोटी पार्टियां। अच्छा, वो लोग सपोर्ट क्यों देंगे? समझ रहे हो? तो वो भी कहेंगे ना कि हमको भी क्या बनाओ? मंत्री बनाओ। अच्छा, भाजपा के सांसद भी हैं, पुराने नेता हैं, वो भी कहेंगे हमको भी मंत्री बनाओ। तो ऐसे तो सवाल, हर आदमी मंत्री, मंत्री बनना कौन नहीं चाहेगा? हर सांसद चाहेगा कि मुझे मंत्री बनाया जाए, पर अब सबको मंत्री बनाना संभव नहीं है। तो ये प्रश्न जब उठता है कि कितने व्यक्ति मंत्री बन सकते हैं, कितने व्यक्ति मंत्री बन सकते हैं, तो इसके लिए एक हमने एक दायरा तय कर दिया, एक लिमिट तय कर दी। क्या क्या कर दिया कि 91वां संविधान संशोधन किया हमने, संविधान में बदलाव किया। 91वां 91वां संविधान कब किया था? ये 2003 में। और ये अनुच्छेद कहता है कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके, प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों का, अब लोकसभा के कुल सदस्य मतलब कितने? 545 का कितना निकालोगे आप? 15%, लगभग 82-83 के आसपास है ना, 82-83 के आसपास।
निकाल लेना, आप जानते ही हैं 543 का 15% कितना आता है, तो आप समझ गए, तो लगभग 82-83 के आसपास आता है। तो यानी कि लोकसभा के कुल सदस्यों का मात्र 15% व्यक्तियों को ही क्या बना सकता है, मंत्री। यानी 15% से अधिक व्यक्तियों को मंत्री नहीं बनाया जा सकता। ये क्लियर है आपके दिमाग में? तो कभी प्रश्न बने कि मंत्री कुल कितने व्यक्ति बन सकते हैं, तो लोकसभा के कुल 15% से अधिक नहीं बनेंगे मंत्री। ठीक है। और ये मंत्री बनेंगे, बनाएगा कौन, राष्ट्रपति। किसकी सलाह बनाएगा, प्रधानमंत्री की सलाह। तो जो मुख्य मुख्य बड़े पुराने लीडर होते हैं या जो गठबंधन की पार्टियां होती हैं, उन सबको मिला करके ही राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति कर देते हैं। अनुच्छेद 75 के ही दूसरे पॉइंट में लिखा है कि प्रधानमंत्री और सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करेंगे। अब यहाँ पर एक शब्द आ गया, प्रसाद पर्यंत। क्या आ गया, प्रसाद। और ये आपको शब्द बहुत बार आएगा, इसलिए इस शब्द के मीनिंग को अच्छे सुन लेना। और आप लोगों को मैं जब भी कहता हूं कि ये विशेष बिंदु है, तो उसको विशेष ही समझा करो, क्योंकि आप लोग बीच बीच में भूल जाते हैं। मैं आज आपको बता दूंगा, और कल ही आपसे पूछूंगा तो आप लोग फिर मुंह बा देते हैं, हमें नहीं पता। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है इच्छा, इच्छा तक, मर्जी तक। कोई भी मंत्री या कोई भी प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक बैठा रहेगा, जब तक कौन आएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की इच्छा तक ही कोई व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री के पद पर बैठा रह सकता है या मंत्री के पद पर रह सकता है, जब तक राष्ट्रपति की मर्जी है। तो प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या है, जब तक राष्ट्रपति की मर्जी। और आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि राष्ट्रपति की खुद की कोई मर्जी होती नहीं है, ये आप भली भांति जानते हैं। और नहीं जानते हैं तो आप फिर समझ लिया। ऐसा कैसे, मान लीजिए प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति कब हटा सकता है, जब उसके पास क्या ना बचे, बहुमत ना बचे। मंत्री को राष्ट्रपति कब हटा सकता है, तो जब प्रधानमंत्री कह दे कि इसको हटा दो, जब प्रधानमंत्री कह दे कि इसको हटा दो। राष्ट्रपति खुद की इच्छा से कुछ करता नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति की इच्छा तक ही ये अपने पद पर रह सकते हैं, प्रधानमंत्री भी और अन्य मंत्री भी। ये बात समझ में आई आप लोगों को? तो ये अनुच्छेद 75 में लिखा है कि प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत तक ही मंत्री या प्रधानमंत्री अपने पद पर रह सकते हैं। अब चूंकि जब बात आ रही है मंत्रिपरिषद की, हालांकि हम प्रधानमंत्री को पढ़ने वाले हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को पढ़ने से पहले जरा मंत्रिपरिषद को जानना जरूरी है। हालांकि मंत्रिपरिषद आपके प्रधानमंत्री के बाद आपके नोट्स में टॉपिक दिया है, जो प्रधानमंत्री दिया, उसके बाद प्रधानमंत्री दिया, तत्पश्चात दिया है मंत्रिपरिषद दिया है। हम वहां पर भी इसको पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ पर जब मंत्रिपरिषद की गठन की बात, क्योंकि बात किसकी हो रही है, प्रधानमंत्री की। हमारा मेन टॉपिक प्रधानमंत्री है, ना कि मंत्रिपरिषद, ध्यान सुनिएगा। लेकिन मंत्रिपरिषद के बारे में क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्यों इसलिए बताया जा रहा है कि कहा जा रहा है आपसे कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का हेड होता है। कौन होता है, मुखिया होता है। तो भैया मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री है, लेकिन हम मंत्रिपरिषद के बारे में ही नहीं जानते हैं, तो फिर हम आगे कैसे पढ़ पाए प्रधानमंत्री के बारे में। इसलिए मंत्रिपरिषद के बारे में जानना जरूरी। ये तो क्लियर है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की हेल्प करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ये लिखा है 74 में। और प्रधानमंत्री उसका मुखिया होगा, ये भी लिखा है 74 में। 75 में ये लिखा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों नियुक्ति भी राष्ट्रपति। ये दोनों पॉइंट क्या लिखे हैं, 75 में लिखे हैं। और 75 दूसरा पॉइंट ये कहता है कि राष्ट्रपति की मर्जी तक ही प्रधानमंत्री या मंत्री अपने पद पर बने रह सकते हैं, प्रसाद पर्यंत। ठीक है, क्लियर हो गया ना? अब हम बात करें मंत्रिपरिषद की या मंत्रिमंडल। अब आपने दो शब्द सुने हैं, एक मंत्री परिषद शब्द है, एक मंत्रिमंडल। देखिए, मैंने कहा कि हमारे मूल संविधान में, जब संविधान हमारा बना था, तब मंत्री परिषद शब्द तो था। संविधान के अनुच्छेद जो है 74 में लिखा हुआ है, मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति काम करेंगे। ध्यान से सुनना प्लीज। लेकिन मंत्रिमंडल शब्द, यह शब्द मूल संविधान में नहीं था। जब हमारा संविधान जब बना था, तब ये जो है मूल संविधान में यह शब्द नहीं था। ये हमने बाद में जोड़ा है, ये हमने बाद में जोड़ा है। तो हमने कब जोड़ा, इस पे हमने चर्चा कल की क्लास में की थी। आप कल नहीं परसों की क्लास में की थी, जब मैंने आपको राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ा रहा था। अगर आप लोगों को याद आ जाए तो मैं याद दिला दूं। मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति जी आपातकाल की घोषणा करते हैं, बताया था। और आपातकाल जो है 3 कंडीशनों में लग सकता है, युद्ध, वह आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह शब्द
की जगह पहले आंतरिक अशांति शब्द हुआ करता था, और इंदिरा गांधी ने इसका दुरुपयोग करके 1975 में देश में आपातकाल की घोषणा की थी। आपको याद आ गया होगा। तब इसी गलती को सुधारने के लिए अगली जो सरकार आई थी, मुरारी जी देसाई की सरकार, 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत, देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं, अच्छे से ध्यान सुन लेना, कि भैया आप लोग चीजों को ऐसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जिन चीजों के बारे में अगर विशेष कहा जा रहा है तो विशेष होंगी। तो आप लोगों का ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप लोग थोड़ा सा उन चीजों पर विशेष फोकस कर लिया करें, और अगर आप उनको भूलोगे तो आपको दिक्कत आएगी। बेटा इतनी लेट क्यों आ रही है तू? देखिए 8:30 की क्लास अगर 9 बज रहे हैं, तो शर्म मरम नहीं आती क्या? नाक पे छना डालने 100 सर मर का कह रही है, बहाने बना रही है क्या? कुटेगी? कुटना है? फिर लेट क्यों आई है? गाड़ी का पंचर हो गई थी? पेट्रोल बढ़ा गया था गाड़ी का? चालू नहीं हो रही थी गाड़ी? पेट्रोल बढ़ा गया था? बैठ जा, क्या करें? पेट्रोल दिल लगूं तुम्हें ला के मैं, क्या करें यार? बार बार कह दिया कि टाइम पे क्लास में आ जाए करो, आके 10, अगर मान लो मैं भी 5-10 मिनट लेट हो गया हूँ, तो आप लोग उस समय का उस सदुपयोग कर लो ना, या बैठ के रिवीजन कर लो। घर पे नहीं पढ़ पाए होगे, लेकिन फिर भी तुम लोग मानते कहाँ हो यार? तुम्हारी समस्या तो यही है। अब देखिए, मंत्री परिषद शब्द तो था मूल संविधान में अनुच्छेद 74 में, पर मंत्रिमंडल, और मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा है 44वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1978 में। कहां पर जोड़ा है? 352वें अनुच्छेद में जोड़ा है। कहां जोड़ा है? 352वें अनुच्छेद में जोड़ा है, 352वें अनुच्छेद में जोड़ा है। याद आ गया क्या? क्या क्या जोड़ा था? एक जोड़ा था सशस्त्र विद्रोह आंतरिक अशांति की जगह, और मंत्रिमंडल इसलिए जोड़ा था कि अकेले प्रधानमंत्री के कहने पे राष्ट्रपति जी आपातकाल नहीं लगा रहे, मंत्रिमंडल लिख के देगा तब राष्ट्रपति जी आपातकाल की उद्घोषणा करेंगे। यह बात मैं आपको परसों बता चुका था, और यहां आज मैं फिर बता रहा हूं, और हो सकता है आगे एक बार एक दो बार बीच में आएंगी तो फिर बताऊंगा। पर मुझे आप लोगों से ये आशा रहती है कि जब मैं एक बार बता दूं तो चीजों को विशेष तौर पर याद कर लिया करो, ध्यान से लिख लिया। लिखा तो सब है, पर आप सुन लिया करो होशो हवास में। तो भाई मंत्रिपरिषद तो था, पर मंत्रिमंडल नहीं था। मंत्रिमंडल बाद में जोड़ा गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, आर्टिकल 352 में, राष्ट्रीय आपात का जो अनुच्छेद है उसमें जोड़ा गया। पर भैया अब एक बात यहां से आप फिर से सुनो कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है, तो हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बात बताता हूं कि जो मंत्रिपरिषद होती है एक बड़ा गोला है, एक बड़ा गोला है मंत्रिपरिषद। इसमें क्या क्या इस बार देखें तो इसमें मंत्रिमंडल भी आता है, एक गोला मंत्रिमंडल का है, दूसरा गोला प्रधानमंत्री का भी आ जाता है, तीसरा गोला राज्य मंत्री का भी आ जाता है, चौथा गोला उप मंत्री का भी आ जाता है। उप मंत्री यानी सभी को मिला के क्या कहूंगा मैं? मंत्री परिषद। क्या कहूंगा? तो समझ में आया कुछ आपको कि मंत्री परिषद में सभी लोग आ जाते हैं, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राज्य मंत्री, उप मंत्री, है ना? सभी मंत्रियों को क्या कहते हैं हम सम्मिलित रूप से? मंत्री परिषद कहते हैं। मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। अब देखिए बात कह रहे हैं कि जो मंत्री परिषद होती है उसको हमने 3 टुकड़ों में बांटा हुआ है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। अब कैबिनेट मंत्री प्लस प्रधानमंत्री ये कैबिनेट कहलाता है, या कैबिनेट शब्द अंग्रेजी में कैबिनेट है तो हिंदी में उसका अर्थ मंत्रिमंडल है। कैबिनेट को ही क्या,
कैबिनेट ही मंत्रिमंडल कहलाता है। कैबिनेट इंग्लिश में, हिंदी में मंत्रिमंडल। अब ये क्या होता है भैया, तो मैंने कहा कि साहब प्रधानमंत्री जी हैं, उनके साथ साथ मुख्य मुख्य विभागों के मुखिया, जैसे कि रेल मंत्री, जैसे कि वित्त मंत्री, जैसे कि रक्षा मंत्री, जैसे कि कृषि मंत्री, यानी कि जो मेन मेन मंत्री होते हैं, उन मंत्रियों के समूह को क्या कहते हैं, मंत्रिमंडल। मंत्री तो 82 थे, उसमें से 10-15 मंत्रियों को और प्रधानमंत्रियों को मिला के क्या कहते हैं, मंत्रिमंडल। वो मंत्री कौन है, वो जो अपने विभाग के मुखिया हैं, वो जो अपने विभाग के हेड हैं, अपने विभाग के मुखिया हैं। बड़े बड़े मंत्रियों को क्या कहते हैं, मंत्रिमंडल में शामिल किया। मंत्रिमंडल में, मंत्री परिषद में तो सभी हैं, मंत्रिमंडल की बात कर रहा हूं। देखिए, जैसे कि आप देखें कि हमारे प्रधानमंत्री जी है, उसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह हैं, रक्षा मंत्री अमित शाह हैं, ठीक है, ये हमारे गृह मंत्री अमित शाह हैं, रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह हैं, और वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण, पहले ही वो ही थी हैं। कृषि मंत्री हमारे शिवराज सिंह चौहान हैं। तो भैया ये जो मंत्री हैं, ये सभी मंत्री काय में आते हैं, कैबिनेट में आते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लो गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय। अब गृह मंत्रालय में गृह मंत्री अमित शाह है, वो गृह मंत्रालय का क्या काम होता है, देश के कानून व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाना, लॉ एंड ऑर्डर, युद्ध देश में अंदर जो अंदर कोई जो है अशांति ना हो, सब शांति बनी रहे। जितने भी पैरा मिलिट्री फोर्स होते हैं, अर्धसैनिक बल, जैसे आपने नाम सुना होगा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, ये सभी किसके अधीन काम करते हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, गृह मंत्रालय। किसके अधीन काम करते हैं, गृह मंत्रालय। देश की जो है जनगणना करवाना, नागरिकता संबंधी कानून, ये सब किसके अधीन आते हैं, गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। अब बहुत ज्यादा काम है गृह मंत्री के लिए। अब गृह मंत्री अकेला इतने सारे काम कैसे करेगा, बहुत सारे काम होते हैं गृह मंत्री को। एक मंत्री पूरे देश का, तो बहुत सारी फाइलों पे साइन होने हैं, बहुत सारे लेटर आने हैं, बहुत सारे आदेश होने हैं, बहुत सारी बैठकें होनी है। तो इतने सारे काम रहते हैं गृह मंत्री को, इसलिए इन कैबिनेट मंत्रियों की मदद के लिए, हेल्प के लिए क्या बनाए जाते हैं, क्या बनाए जाते हैं, राज्य मंत्री। राज्य मंत्री सुन के आप लोगों में से ये दिमाग में मत रख लेना किसी राज्य के मंत्री हैं, किसी प्रदेश के मंत्री नहीं है। ये मंत्री क्या है, उन मंत्रियों को राज्य मंत्री या स्टेट मिनिस्टर कहा जाता है, जो कि कैबिनेट मंत्री की हेल्प के लिए होते हैं, सहायता के लिए होते हैं। किसी सहायता के लिए होते हैं, कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री समझ गए ना, अपने विभाग के जो बॉस होते हैं वो क्यों कहलाते हैं, कैबिनेट मंत्री। सारे निर्णय वो खुद लेता है। कृषि विभाग, गृह मंत्रालय का हेड अमित शाह जी हैं, तो वो सारे वही, उन्हीं के आदेश से सारे काम होते हैं। पर भैया बहुत सारी फाइल हैं, वो साइन करते करते ही थक जाएंगे, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, एक राज्य मंत्री बना लिया अपने नीचे, ठीक है। अब वो राज्य मंत्री क्या काम करेगा कि जो कैबिनेट मंत्री उसे काम सौंपेगा, वो कामों को राज्य मंत्री करेगा। पर राज्य मंत्री भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं राज्य मंत्री, दूसरे होते हैं राज्य मंत्री जिन्हें मिलता है स्वतंत्र प्रभार। क्या मिलता है, अब ये स्वतंत्र प्रभार में क्या अंतर होता है, इसको समझ लीजिए कि राज्य मंत्री जो कि प्रधान कैबिनेट मंत्री के द्वारा सौंपे गए कार्यों को करते हैं, वो राज्य मंत्री। अब भैया आप कैबिनेट मंत्री, सारे जितने वित्तीय काम है, सारे पैसे संबंधी काम है, वो सब कैबिनेट मंत्री के जब साइन कर देगा, गृह मंत्री साइन कर देगा, तभी फाइल सैंक्शन होंगी, तभी वो काम आगे बढ़ पाएगा। अब छोटे मोटे काम में, हर काम में वो उससे पूछे कैबिनेट मंत्री से, राज्य मंत्री के, भाई साहब 4 मग का चाय मंगा लाऊंगा, समझ रहे मेरी बात है, तो वो तो पागल ही हो जाएगा। इससे अच्छे तो वो इसे एक नई बेकार और लग जाएगी, नई बेकार और लग जाएगी। कभी कभी आपने देखा है ना, किचन में, जैसे आप किचन में वाइफ खाना बना रही है, पति को किसी किसी दिन शौक होता है कि चलो मैं भी आज तेरी हेल्प कर दूं, या मैं भी कुछ सब्जी वब्जी बनवा देता हूँ, है ना। तो वो सब्जी बनाते कम है, फैलाना ज्यादा कर देते हैं, है ना। कब हर चीज में पूछेंगे का नमक कहाँ है, वो मिर्ची कहाँ है, कितना डाल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, समझ रहे मेरी बात है। तो ये क्या है, मेरे कहने का मतलब ये है कि कैबिनेट मंत्री की हेल्प करने के लिए बना है, ना उसे परेशान करने के लिए बना है। तो क्या होता है कि एक वो उन्होंने क्राइटेरिया तय कर दिया कि साहब एक काम करो भाई साहब, तुम हर बात तुम मुझे पूछ भी आते हो, 50 करोड़ तक के काम तुम अपनी मर्जी से निपटा दिया करो, समझ रहे हो।
50 करोड़ तक का अगर कोई फाइल माइल तुम्हारे पास आए तो तुम खुद ही साइन कर दिया करो, मेरे से हर बात मत पूछा करो। मतलब क्या है कि जब राज्य मंत्री को कुछ मामलों तक क्या दे दी जाए, छूट दे दी जाए, तो क्या कहलाता है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। क्या कहलाता है? समझ में आई क्या मेरी बात? ऐसे ही क्या होते हैं उपमंत्री। क्या होता है उपमंत्री? क्या होता है, ये नए नवेले सांसद होते हैं या विधायक, अगर राज्य में प्रदेश की बात करेंगे तो, और अगर केंद्र की बात करेंगे तो सांसद। क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई, जैसे अब सिंधिया जी के पिताजी, ज्योतिराज सिंधिया जी के जो पिताजी थे, माधवराव सिंधिया जी, उनकी मृत्यु हो गई थी हवाई दुर्घटना में, आपको पता होगा, हवाई जहाज में। अब ऐसी कंडीशन में वो बहुत बड़े प्रभावशाली व्यक्ति थे, क्योंकि उनकी सरकार में बड़ी दखल अंदाजी थी और पावर भी उनकी बड़ी थी। उनकी मरने के बाद में जो है, ज्योतिराज सिंधिया नए नए सांसद थे, वो तो कॉलेज में पढ़ते थे उस समय, और वो आए, चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए, अच्छे खासे मार्जिन से चुनाव जीत गए, और उनका एक बहुत बड़ा वर्चस्व था पूरे क्षेत्र में, बहुत सारे विधायक या ये सब कुछ। तो अब ऐसी कंडीशन में जो व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रभावशाली है और उसको सांसद बन गया है वो, और उसको सरकार को मंत्री बनाना पड़ेगा, पर उस व्यक्ति को, नया नया आदमी, नया नया व्यक्ति है, पहली बार संसद में आया है, और उसको काम वाम तो कुछ आते नहीं। अब वो ऐसे व्यक्ति को तुम गृह मंत्री, रक्षा मंत्रालय, कुछ मंत्रालय दे दो तो वो तो न जाने क्या कर देगा, उसे काम ही नहीं आता, उसे बेवकूफ बना देंगे लोग, अधिकारी कर्मचारी। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाना है, पर उसे बहुत जवाबदारी वाले काम नहीं दे सकते, क्योंकि उसे अभी अनुभव नहीं है। इसलिए नए नवेले सांसदों को हम सिर्फ काम सिखाने के लिए क्या बना देते हैं, उपमंत्री। सामान्यतः उपमंत्री बनाए नहीं जाते, ये व्यवस्था तो हमारे संविधान में है। तो उपमंत्री बना देते हैं नए नवेले सांसद। ये इनके पास कोई स्वतंत्र प्रभार या कुछ नहीं होता, ये सिर्फ कैबिनेट मंत्री के साथ उसके ऑफिस में बैठ के उसके साथ काम करते हैं और काम करना सीखते हैं। समझ गए मेरी बात? तो आप समझे, कैबिनेट मंत्री मतलब अपने विभागों के मुखिया, प्रधानमंत्री भी कैबिनेट का हिस्सा होता है, साथ में ही राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये तीन प्रकार के जो है मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी अलग से होता है, ठीक है। और इन सबको मिला दिया जाए तो क्या बन जाती है, समझ गए मेरी बात? और इसी मंत्री परिषद की सलाह पर प्रधानमंत्री काम करते हैं, और मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री। कैबिनेट सरकार के प्रमुख मंत्रालय जैसे कि रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय आदि प्रमुख होते हैं, और यह अपने विभाग से संबंधित निर्णय स्वयं लेते हैं। ये काय में आते हैं, कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत आते हैं। राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के सहायक होते हैं, और स्वतंत्र प्रभार के मामले में अपने कार्य कैबिनेट मंत्री की भांति भी स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। अगर उन्हें स्वतंत्र प्रभार दिया गया है तो जैसे कैबिनेट मंत्री अपने काम स्वयं करता है, ये अपने काम भी स्वयं कर सकते हैं, पर इनके लिए कुछ क्राइटेरिया फिक्स किया जाता है। उपमंत्री को कैबिनेट अथवा राज्य मंत्रियों को उनके प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कार्यों में सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है। उपमंत्रियों को कैबिनेट मंत्री के लिए या राज्य मंत्री के लिए हेल्प के लिए, सहायता के लिए उपमंत्री बनाए जाते हैं, ठीक है। ये अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो भैया अब प्रधान प्रतिशत की बात करते हैं अपन, तो हमने लिखा है अनुच्छेद 75 के तीसरे पॉइंट में लिखा है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। अब इस पॉइंट को जरा समझ लीजिए। पढ़ लिया मैंने, क्या कहा कि जैसे मंत्री परिषद बन गई, मंत्री परिषद बन गई, तो ये कह रहे हैं कि सामूहिक रूप से, सामूहिक का मतलब क्या होता है, पूरे के पूरे मंत्री। सामूहिक का मतलब क्या होता है, पूरे के पूरे मंत्री। और व्यक्तिगत मतलब क्या होता है, एक एक व्यक्ति कोई, ठीक है। मान लीजिए ये सभी मंत्री हैं, ये चूंकि जनसंख्या ज्यादा है तो मतलब ये ऐसे मान लेते हैं अपन, क्या लोकसभा, और इसमें ये आगे बैठे ये मंत्री हैं, ये आगे बैठे ये लोग कौन है, मंत्री हैं। इनमें ये रेल मंत्री है, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, ठीक है, कोई प्रधानमंत्री है। और संसद चल रही है, मान लीजिए रेल दुर्घटना होती है, किसी कोई रेल आपस में टकरा जाती है और 150 लोग मारे जाते हैं, कोई भी देश में ऐसा कोई काम होता है, तो अब संसद में इस बात के प्रश्न उठेंगे कि भाई मंत्री जी, आपके विभाग है, आपके क्षेत्र में, आपके कार्य क्षेत्र की घटना है, आपके विभाग की घटना, तो बताइए कैसे हुई। और मान लीजिए रेल मंत्री नहीं आए, वो कहीं गए हैं, तो संसद में क्या कोई सांसद प्रश्न पूछेगा
तो सरकार ये कह के थोड़ी बच सकती है कि रेल मंत्री यहाँ तब उनसे ही पूछ ले, हमें नहीं है पता कैसे हो गई। बात समझ रहे हो? क्योंकि मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद का मुखिया प्रधानमंत्री है, और मंत्री परिषद अपने सभी काम आपस में सलाह मशवरा के द्वारा ही करते हैं। ध्यान सुन लेना, नींद मींद तो नहीं आ रही कोई? मैं यह कह रहा हूं कि अगर रेल मंत्री ना भी आ होए तब भी कहूं के सांसद ने अगर प्रश्न पूछ लो तो सरकार के सभी मंत्री हैं उसके प्रति जवाब दे हैं, किसी को भी जवाब देना पड़ सकता है, रेल मंत्री हो चाहे ना हो, क्योंकि पूरी की पूरी सरकार मिलके ही तो काम कर रही है। समझ रहे हो? तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से जवाबदेह है किसके प्रति? संसद के प्रति। किसके प्रति? चाहे तो लोकसभा में प्रश्न पूछा जाए, चाहे प्रश्न राज्यसभा में पूछा जाए। संसद तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों से मिलकर बनती है ना। अच्छा, एक और चीज ध्यान सुनिए, सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह है? लोकसभा। संसद में मतलब लोकसभा। अब लोकसभा की बात स्पेशल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सरकार का जो गठन होता है ना, वो काय में होता है? लोकसभा में होता है। काय में होता है? क्योंकि आप जानते हैं सरकार बनती काय से? लोकसभा में बहुमत से। राज्यसभा के बहुमत से सरकार नहीं बनती, सरकार कैसे बनती है? लोकसभा के बहुमत से। और लोकसभा में जनता के द्वारा चुने गए लोग ही बैठते हैं, जबकि राज्यसभा में तो राज्यों के प्रतिनिधि विधायकों द्वारा चुने गए लोग बैठते हैं। ठीक है ना? अब जब लोकसभा की बात कर रहे हैं भैया, हमने कहा व्यक्तिगत तौर पे किसके प्रति जवाबदेह होते हैं? राष्ट्रपति। मान लीजिए रेल दुर्घटना हो गई तो राष्ट्रपति जी को जवाब देना पड़ेगा जाके। किसको? रेल मंत्री को। खुद जाएगा रेल मंत्री, खुद जवाब देगा। वास्तव में राष्ट्रपति थोड़ी जवाब मांग रहे हैं, जवाब कौन मांगता है? प्रधानमंत्री। तो मान लीजिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के माध्यम से जवाब मांग लेते हैं। तो व्यक्तिगत तौर पे किसके प्रति जवाब दे? सामूहिक रूप से लोकसभा के। कौन? मंत्री परिषद। किसी भी अपने कृत्य के लिए, अपने किसी भी कार्य के लिए सामूहिक रूप से सभी के सभी मंत्री जवाबदेह हैं लोकसभा में, और व्यक्तिगत तौर पे राष्ट्रपति। यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, एक बात मान लीजिए ये रेल मंत्री है, इसके दुर्घटना हो जाती है और 100 लोग मारे गए, और इसने जवाब नहीं दे पाया, या हम इसके जवाब से संतुष्ट भी नहीं, और लोकसभा में यदि ये प्रस्ताव आ जाता है कि मंत्री जी ने अपना काम ढंग से नहीं किया, और इस बात को अगर कोई व्यक्ति कहता है और कहते हैं पता है भाई साहब आप में से सभी लोग सहमत हैं कि मंत्री ने अपना काम ढंग से नहीं किया, और मालूम चलता है कि आधे से ज्यादा लोग लोकसभा की ये कह देते हैं कि हाँ मंत्री ने अपना काम ढंग से नहीं किया, यानी मंत्री के खिलाफ प्रस्ताव पास हो जाता है, तो ध्यान सुन लेना, अकेला ये मंत्री नहीं जाएगा, पूरी की पूरी सरकार ही चली जाएगी। तो मंत्री परिषद एक ऐसी नाव है जो एक साथ तैरती है और एक साथ डूब जाती है, इसलिए कभी भी मंत्रियों के खिलाफ कोई प्रस्ताव पास नहीं होता। क्योंकि मंत्रियों के खिलाफ प्रस्ताव पास इसलिए नहीं होगा क्योंकि जिस जिस पार्टी के मंत्री हैं उसी पार्टी का लोकसभा में क्या होता है? बहुमत होता है। बहुमत मतलब प्रस्ताव पास होने का मतलब ये है कि सरकार के साथ 272 सांसद नहीं है। समझ रहे मेरी बात? तो देखिए अनुच्छेद 75 चौथे पॉइंट में लिखा है कि पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। समझ रहे हो? चौथे पॉइंट में क्या लिखा है 75 के में? कि राष्ट्रपति जी क्या दिलाएंगे? शपथ दिलाएंगे। एक बार इसको रिपीट कर लेना, मैंने क्या कहा था आपसे ध्यान दो। 75 में लिखा है कि प्रधानमंत्री की सलाह प्रधानमंत्री नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और प्रधानमंत्री नियुक्ति पर राष्ट्रपति अनुमति नियुक्ति करेगा। और फिर 75 के दूसरे पॉइंट में लिखा है कि राष्ट्र सारे मंत्री प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इच्छा तक पश्चात पर्यंत की पद धारण करेंगे। फिर हमने देखा मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल, राज्य मंत्री, उपमंत्री के प्रकार। फिर हम बात कर रहे हैं कि साहब जो है हमारा अनुच्छेद 3 में यही लिखा है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत तौर से राष्ट्रपति के प्रति। और 74 में लिखा है कि राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा सभी को पद और गोपनीयता की, मंत्री को, सभी मंत्रियों को और प्रधानमंत्रियों को। कौन शपथ दिलाएगा? राष्ट्रपति। 75 के 5वां पॉइंट ये कह रहा है कि मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से आवश्यक है कि वह व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर संसद से बनना अनिवार्य है, नहीं तो उसे अपने पद छोड़ना होगा। ये बात आपको समझ में आ गई? क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए सरकार बन गई और किसी को प्रधानमंत्री या मंत्री बनाना है, तो उसके लिए शर्त एक है कि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, चाहे तो राज्यसभा का सांसद होना चाहिए या फिर लोकसभा। समझ रहे हैं मेरी बात?
और यदि वो ऐसा नहीं है तब भी व्यक्ति मंत्री तो बन सकता है, लेकिन उसके साथ ये टर्म एंड कंडीशन जुड़ी हुई है कि वो 6 महीने तक ही मंत्री रह सकता है। अगर 6 महीने के अंदर अंदर वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं बना, अर्थात सांसद नहीं बना, तो उसे अपने मंत्री पद को छोड़ना पड़ेगा। समझ गया क्या मेरी बात? मंत्री बनने के लिए योग्यता क्या है कि कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, पर उसका संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। ना हो तब भी बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर बनना पड़ेगा। नहीं बना तो मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। मोदी जी चाहते तो मुझे भी सांसद प्रधान रेल मंत्री बना देते, रक्षा मंत्री बना देते, पर फिर बात ये होती कि मुझे 6 महीने में सांसद बनना होता। ठीक है। हमारे बहुत से ऐसे मंत्री रहे हैं जो जैसे स्मृति ईरानी पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ी 2014 में, तो वो पता है, स्मृति ईरानी का नाम सुना है आपने? है ना? स्मृति ईरानी ने किसको हराया था? पहली बार में राहुल गांधी से हारी थी, दूसरे बार में राहुल गांधी को हराया था, और तीसरी बार में फिर वो राहुल गांधी से तो वहां से लड़े ही नहीं। उनके किसी दूसरे अभी इस साल किसी दूसरे कांग्रेस के नेता से वो चुनाव हार गई। कहां से? अमेठी। तो जब पहली बार की बात कर रहा हूँ 2014 की, जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तब स्मृति ईरानी चुनाव भले ही हार गई, लेकिन राहुल गांधी को बहुत कम मार्जिन से जीत पाए थे, इसलिए स्मृति ईरानी को फिर भी उच्च शिक्षा मंत्री बना दिया, चुनाव हारने के बाद भी बना दिया। तो भाई फिर उन्हें राज्यसभा से क्या बनाना पड़ा था? सांसद। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कभी लोकसभा का चुनाव लड़े ही नहीं, वो तो राज्यसभा से ही सांसद बन जाते थे। राज्यसभा से सांसद बनना सरल होता है, क्योंकि उसमें पार्टी के विधायक ही वोट डालते हैं, तो पार्टी जिसको तय कर देती है वही व्यक्ति राज्यसभा का सांसद बन जाता है। आपको पता होगा कि हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जब केपी यादव से चुनाव हार गए थे, तब भी फिर भी वो जब भाजपा में शामिल हो गए तो उन्हें मंत्री बना दिया गया था। पर मंत्री बनाया गया तो उन्हें राज्यसभा से सांसद बनाया गया। यानी सरकार ये 75 के 5 पॉइंट लग रही है कि मंत्री बनने के लिए आवश्यक है कि वह संसद के सदन का सदस्य हो। नहीं भी है तब भी बन सकता है, पर 6 महीने में बनना पड़ेगा। ठीक है। 78 में ये लिखा है, लास्ट है अनुच्छेद 78 की बात कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक एवं वित्त मामलों में, प्रशासनिक मामलों में और विधायी मामलों में मंत्री परिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे। देखिए मैं ये कह रहा हूं, ऐसा समझ लीजिए कि ये राष्ट्रपति है और ये हमारी जो है क्या है? मंत्री परिषद है। क्या है? मंत्री परिषद। बीच में जो काम कर, ये हमारा प्रधानमंत्री है। तो ये प्रधानमंत्री क्या काम करता है? देखिए प्रधानमंत्री एक तो मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है, तो मंत्री परिषद जो भी निर्णय लेती है वो किसे बताता है? जाके राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति जी जो आदेश देते हैं वो प्रधानमंत्री किस तक पहुंचाता है? मंत्री परिषद। आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री एक डाकिया की तरह कार्य कर रहा है, राष्ट्रपति के आदेशों को मंत्री परिषद तक पहुंचाता है और मंत्री परिषद के निर्णयों को, क्योंकि राष्ट्रपति खुद कोई काम नहीं करता, राष्ट्रपति जो है काम सारे करता है, पर मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। सलाह मंत्री परिषद की राष्ट्रपति तक कौन पहुंचाएगा? प्रधानमंत्री। सही में आई क्या मेरी बात? ये लिखा है 78 में। अब प्रधानमंत्री संबंध कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्याग पत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। मान लीजिए प्रधानमंत्री ने, जैसे अभी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को कृषि मंत्री बना दिए। अब कृषि मंत्री बना दिया, सरकार तो मोदी जी की, अब भारतीय जनता पार्टी की है, पर यदि शिवराज सिंह चौहान सारे काम अपनी मर्जी से ही करने लगे और प्रधानमंत्री की कोई बात को ना माने, तो प्रधानमंत्री जी उनसे कह सकते हैं कि भाई साहब तुम एक काम करो, हट जाओ, इस्तीफा दे दो, ऐसा कह सकते हैं। पर यदि ये फिर भी शिवराज सिंह चौहान नखरे करते हैं, इस्तीफा नहीं देते हैं, तो फिर वो राष्ट्रपति के कान में जाकर कहेंगे इनको बर्खास्त कर दो। इसलिए कोई भी मंत्री प्रधानमंत्री की बातों के खिलाफ नहीं जा सकता। समझ में आई? प्रधानमंत्री परिषद का प्रमुख होता है, हेड होता है। अतः जब प्रधानमंत्री त्याग पत्र देता है तो सारी के सारे मंत्रियों का त्याग पत्र मान लिया जाता है। ये नहीं कि प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया या प्रधानमंत्री मर गया, कुछ हो गया तो मंत्री बने रहेंगे, नहीं।
सारे मंत्री मिट जाएंगे। फिर दोबारा वो बहुमत दल द्वारा सभी सांसद अपना लीडर चुनेंगे, प्रधानमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर फिर नए मंत्री नियुक्ति होगी। अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है। विघटित होना मतलब नष्ट हो जाती है। अन्य मंत्री भी कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आप जानते हैं नीति आयोग जो पहले योजना आयोग हुआ करता था, उसकी जगह नीति आयोग आ गया है। नीति आयोग NITI, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो देश प्रदेशों सभी भारत के प्रदेश और केंद्र सरकार मिलकर नीतियों का निर्धारण करते हैं कि देश क्या क्या काम करेगा। तो नीति आयोग होता है जो एक गैर संवैधानिक संस्थान होता है। उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष भी कौन होते हैं? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC के अध्यक्ष भी कौन होते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतरराज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, इन सभी के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। याद रखिएगा इसको, नीति आयोग के, राष्ट्रीय विकास परिषद के, राष्ट्रीय एकता परिषद के, अंतरराज्यीय सभी राज्यों की जो परिषद होती है ना, अंतरराज्यीय मतलब MP UP बिहार सबकी जो परिषद होती है, और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद मतलब जो नदियों का जल बंटवारा होता है ना, नदी किसी एक राज्य में बहती नहीं है। नदी तो मध्य प्रदेश से निकली, नर्मदा महाराष्ट्र में चली गई, फिर गुजरात में चली गई, तो हो सकता है हम 3 राज्य आपस में लड़े, हमें ज्यादा पानी दे, हमरो पानी तुमने रोक लाओ, तो राज्य आपस में लड़े ना, इसलिए क्या होती है? राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद। उसका हेड भी कौन होता है? प्रधानमंत्री। आपस में बैठ के समझौता के तहत काम हो जाए। अब ये आपके नोट से PPT दी गई है, यहाँ से आप नोट्स में देख सकते हैं। बात वही है, क्या लिखा है? संविधान 1974 में संसद के प्रधान के रूप में कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। काय में लिखा है? 74 में ये लिखा है कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति काम करेगा और मंत्रिपरिषद का हेड कौन होगा? 75 में क्या लिखा है? कि 75 में लिखा है कि प्रधानमंत्री और जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री सलाह पर नियुक्ति किसी नियुक्ति करेगा? अन्य मंत्रियों को। 75 के पहले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? कि राष्ट्रपति की इच्छा तक ही, प्रसाद पर्यंत तक ही सभी मंत्री अपना पद धारण कर सकेंगे। और इसके बाद दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है? अच्छा, दूसरे में ये लिखा था, है ना। और तीसरे में ये लिखा है, कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राष्ट्रपति और व्यक्तिगत रूप सामूहिक रूप से लोकसभा और व्यक्तिगत तौर पर राष्ट्रपति उत्तरदायी होगी। चौथे में लिखा है कि पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री और सभी मंत्री शपथ लेंगे कौन के सामने? राष्ट्रपति के सामने। और 75 में 5 में लिखा है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद सदस्य बनने के लिए सांसद होना जरूरी है, नहीं है तभी बन सकते हैं, लेकिन 6 महीने में सदस्य बनना होगा। ठीक है। 78 में क्या लिखा है? कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि मंत्रिपरिषद के निर्णय राष्ट्रपति तक और राष्ट्रपति के निर्णयों को मंत्रिपरिषद तक पहुंचाए। ये हमने पढ़ लिया अच्छे से, अब यही लिखा है। तो क्या लिखा है? संविधान द्वारा भारत में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है और कार्यपालिका की सर्वोत्तम शक्ति राष्ट्रपति में निहित की गई है, परंतु वास्तविक सत्ताधारी के तौर पर उसकी समस्त शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री द्वारा, वह सत्ताधारी दल का नेता और सरकार का प्रमुख होता है। ठीक है। अगर नियुक्ति की बात करें, नियुक्ति की बात करें तो संविधान 70 के तहत प्रधानमंत्री नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। ठीक है। सामान्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, सामान्य तौर पर आप देखते हैं कभी कभी क्या होता है कि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता, तो ऐसे में गठबंधन, परंतु लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त ना हो, स्थिति में प्रधानमंत्री नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा स्वयं अपने विवेक से की जा सकती है। मान लीजिए सबसे बड़ी पार्टी के व्यक्ति को बना दे और बाद में उन्हें बहुमत तो सिद्ध करना ही पड़ेगा। यदि बहुमत लोकसभा में सिद्ध नहीं कर पाए तो फिर प्रधानमंत्री के पद पर आप नहीं रह सकते। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए शर्त एक ही है कि आपको लोकसभा में क्या हो? बहुमत हो। समझ गए ना? इसीलिए सारी पार्टियां बहुमत मांगती हैं, है ना। सोनिया गांधी ने इतने जोर से बहुमत मांगा कि बहुमत दो, तो भाई आज नो ही कोई ने बहु नहीं दी, तो राहुल गांधी कुंवारो ही फिर रहा है। कार्य, प्रधानमंत्री के शक्तियां एवं कार्य। अब देखिए, प्रधानमंत्री द्वारा मंत्री की नियुक्ति एवं पदच्युति, पदच्युति का मतलब क्या होता है? पद से हटाना।
की अनुशंसा राष्ट्रपति को की जाती है। प्रधानमंत्री चाहे तो किसे मंत्री बनाना है और किसे मंत्री पद से हटाना है, ये कौन तय करता है? प्रधानमंत्री। लेकिन किससे कहता है? राष्ट्रपति से। ठीक है, अनुशंसा मतलब कान में कह दई, या हटा दो या बना दो, ठीक है, ऐसे नहीं। हाँ, अनुशंसा मतलब कान में कह दई। लोकसभा, देखिए लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त होने के कारण लोकसभा में शासन की प्रमुख नीतियां एवं कार्यों की घोषणा करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री। तथा लोकसभा के सदस्यों द्वारा गंभीर विषयों संबंध पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी कौन देता है? प्रधानमंत्री। देश की वित्त, पैसे, व्यवस्था और वार्षिक बजट निर्धारित करने में भी प्रधानमंत्री की मुख्य भूमिका होती है। हालांकि करता वित्त मंत्री पैसा, लेकिन प्रधानमंत्री, देखो सारे मंत्री मिलकर ही काम करते हैं, ध्यान रख लेना है ना। शासकीय विधेयकों, विधेयक मान जानते हो, बिल। शासकीय विधेयक मतलब कौन? जो मंत्री प्रस्तुत करते हैं। आपको बताया था मैंने कल, विधेयक दो प्रकार के होते हैं, शासकीय और गैर शासकीय। जो मंत्री पेश करते हैं विधेयक वो शासकीय, और जो और कोई सांसद करता है वो गैर शासकीय। प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही तैयार किया, बिना प्रधानमंत्री के पूछे कहूं को मंत्री कोई बिल नहीं बना सके। अपने दल में अनुशासन, भाजपा के सभी लोग कायदे में रहे, एकता कायम रखने तथा दल की नीतियों को क्रियान्वित करने हेतु प्रधानमंत्री दलीय सचेतक के माध्यम से आदेश जारी करता है। सारे पार्टी के लोग डिसिप्लिन में रहें, अपनी मर्जी से कोई कुछ भी ना कहे। देखिए लिखा है कि अगर किसी भी समय लोकसभा के विघटन की अनुशंसा राष्ट्रपति से कर सकता है। विघटन समझते हो ना? भंग कर देना। जैसे अभी हमारी ये लोकसभा चल रही है और प्रधानमंत्री जी को लगता है कि यार ये नीतीश कुमार और ये नायडू नाटक कर रहे हैं और ये सरकार से अपना जो है कभी भी वो खींच सकते हैं, समर्थन वापस ले सकते हैं, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से जाकर कह देगा कि आप लोकसभा क्या कर दो? विघटन कर दो, भंग कर दो। अब लोकसभा अगर भंग हो गई तो फिर दोबारा ही चुनाव होंगे। समझा? उनके द्वारा मंत्रियों के बीच मंत्रालयों की आवंटन तथा पुनः परिवर्तन किया जाता है। मैं बांट दूंगा, रेल मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री बना दी तुम्हें, पर मेरा मन हुआ कि यार ये ढंग से रेल नहीं चला पा रही है, इसे रक्षा मंत्रालय दो, इसे दे दो रेल मंत्रालय, तो पुनः परिवर्तन भी कौन कर सकते हैं? क्या आपको बात समझ आ रही है मेरी? मंत्री बना सकते हैं और चाहे तो मंत्रियों के जो है कार्य को बदल भी सकते हैं। मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। संविधान के अनुसार 78 के अनुसार वह प्रशासन व विधान संबंधी सभी निर्णयों की सूचना किसको देता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के निर्णयों को मंत्री परिषद तक और मंत्री परिषद के निर्णयों को राष्ट्रपति, ऐसा कायम लिखा है 78। ठीक है। महत्वपूर्ण पदाधिकारी, भारत के महान न्यायवादी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब कैग, निर्वाचन आयुक्त जो चुनाव विभाग का मुखिया होता है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का है अध्यक्ष और सदस्य आदि की नियुक्तियां आप जानते हैं करता कौन है? राष्ट्रपति, पर बिना प्रधानमंत्री सलाह पर नहीं करता। ठीक है। राज्यों के राज्यपाल नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, पर किसके कहने पे करता है? प्रधानमंत्री के कहने पे। प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। और भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री आप जानते हैं नागरिक सम्मान होते हैं जो लोग अच्छा कार्य करते हैं क्षेत्र में, संगीत के, गायन, कला, विज्ञान क्षेत्र में अच्छे नागरिकों को भारत सरकार वर्ष 1954 से एक पुरस्कार देती है, भारत रत्न, है ना, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, ये सभी पुरस्कार भी प्रधानमंत्री की सलाह पर ही दिए जाते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? प्रधानमंत्री से कुछ स्मरण तथ्य देख लेते हैं हम, कुछ याद करने वाली चीजें हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री सन 1947 से 64 तक, अब 1947 में देश आजाद हुआ था, तब से लेके 47 से 51 तक तो ये सिर्फ मनोनीत प्रधानमंत्री थे। क्या थे? क्योंकि चुनाव नहीं हुआ था। 50 में तो संविधान बना और 50 में संविधान लागू हुआ और फिर उस संविधान के अनुसार 51 में चुनाव हुए, 51-52 में, तब फिर दोबारा प्रधानमंत्री बने कौन? और फिर प्रधानमंत्री वो तब तक बने रहे जब तक कि वो जिंदा रहे। 1964 में उनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के पश्चात ही फिर हमने किसको प्रधानमंत्री बनाया था? लाल बहादुर शास्त्री। हालांकि काम चलाऊ कार्यकारी प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा भी बने थे, लेकिन याद रख लेना लाल बहादुर शास्त्री, उनके बाद में फिर इंदिरा गांधी। ठीक है।
तो पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? उनकी पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। उसके बाद भी कोई बनी नहीं है। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, क्योंकि सबसे ज्यादा कांग्रेस का ही रोल पर चलता रहा, कौन बने थे? श्री मोरारजी देसाई। जब आपको पता है कि इंदिरा गांधी ने अति कर दी थी 75 में, क्या लगा दिया था? आपातकाल लगा दिया था। तो उस समय जनता में बहुत ज्यादा आक्रोश था। और एक पार्टी थी जिसका नाम था जनता पार्टी। क्या नाम था? जनता पार्टी थी। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है ना। भारतीय जनता पार्टी से पहले एक और पार्टी हुआ करती जिसका नाम था जनसंघ। क्या नाम था? जनसंघ, है ना, जिसका चुनाव चिन्ह था उगता सूरज। क्या था? उगता सूरज। तो जनता पार्टी ऐसी बहुत सारी छोटी मोटी पार्टियों को मिलाकर के एक जनता पार्टी संघ बनाया गया था और इंदिरा गांधी को हराया गया था। उस समय भयंकर जोर से आंदोलन चला था जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, जिन्हें जेपी भी कहते हैं। और जेपी ने नारा दिया था संपूर्ण क्रांति का नारा, सिंहासन खाली करो जनता आती है। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, ये सारे जो जितने नेता हैं उस समय ये कॉलेज में स्टूडेंट हुआ करते थे और ये उसी आंदोलन के द्वारा बने गए नेता थे। समाजवादी आंदोलन पूरे देश में व्याप्त हो गया था। इंदिरा गांधी इस तरीके से कांग्रेस की कंडीशन खराब हुई थी कि इंदिरा गांधी खुद भी सांसद नहीं बन पाई थी। कांग्रेस का तो मैदान ही साफ हो गया था। पर ये सरकार बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई, मुरारी देसाई सरकार, क्योंकि ये आप देख रहे हैं ये बहुत सारे लोगों ने मिलकर के है सरकार बनाई थी। तो ये कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा, ऐसी कंडीशन हुई थी। भानुमति का नाम सुना है आप लोगों ने? भानुमति कौन थी? दुर्योधन की पत्नी थी। बाद में भानुमति, अब से पूरा परिवार बिखर बिखर गया जब सारा युद्ध हो गया महाभारत का। तो युद्ध हुआ के सब सारे पूरा कुनबा कौरव पांडव सब आपस में लड़ मर के निपट गए। तो फिर भानुमति की का विवाह अर्जुन के साथ करवा दिया और जो परिवार बिखर गया था लड़ भिड़ के, वो सारा परिवार फिर से एक हो गया। तब से कहानी बनी थी कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, वो भानुमति ने कुनवा जोड़ा। तो ये कुनवा ऐसे जोड़ा था और आखिरकार ये आपस में लड़ते रहे कि मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, मैं बनूंगा प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री बनने बनने में ये सरकार बनी थी 77 में, उस 3 साल ही चल पाई और 80 में सरकार गिर गई और इंदिरा गांधी फिर दोबारा से चुनाव जीत के आ गई। और लेकिन 84 तक इंदिरा गांधी फिर प्रधानमंत्री रही और 84 में इंदिरा गांधी ने जो है आपको पता है ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। जो पंजाब में खालिस्तान की मांग चल रही थी। पंजाब में आपको पता है ना, पंजाब के लोग खालिस्तान मांग रहे थे और वहीं पर स्वर्ण मंदिर पर आक्रमण करवाया, ब्लू स्टार ऑपरेशन चलवाया। और एक जो व्यक्ति थे सिखों के, क्या नाम था उनका? भिंडरावाला। क्या नाम था? भिंडरावाला जो व्यक्ति थे, उनके नेतृत्व में आंदोलन चल रहा था बहुत भयंकर। तो खालिस्तान की मांग उठ रही थी और इंदिरा गांधी ने आक्रमण करवाया सिखों पर। और बाद में उनके ही बॉडीगार्डों ने 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। और इंदिरा गांधी के बाद में उनके पुत्र पर राजीव गांधी गद्दी पर बैठते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है। तो ये प्रथम गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह। क्योंकि 77 से 89 तक रहे थे हमारे कौन? मोरारजी देसाई। और 89 से 80 तक ये बन नहीं पाए और एक भी लोकसभा नहीं जा पाए। ठीक है। और अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? विश्वनाथ प्रताप। पी सिंह जो 90 तक, जो राजीव गांधी की मृत्यु के बाद बने थे। ठीक है। सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी बने थे, मात्र 13 दिन के लिए। 13 दिन के लिए बने, फिर अगली बार में 13 महीने के लिए बने। फिर नारा दिया था कि 13 दिन 13 महीने 13 साल। फिर वो 13 साल नहीं कर पाए, 5 साल में ही अट गए थे। ठीक है। भारत के संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्य देख लेते हैं। भारत के 3 प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री एवं इंदिरा गांधी की मृत्यु अपने पद पर रहते दौरान। जवाहरलाल नेहरू 64 मरे, 62 में चीन का युद्ध हो गया था, उससे उन्हें धक्का लगा और वो मर गए 64 में, 2 साल बाद। इन लाल बहादुर शास्त्री, आपको पता है कि भारत पाकिस्तान के बीच में 1965 में युद्ध हुआ था और ताशकंद समझौता हुआ था कजाकिस्तान में। पाकिस्तान और भारत के बीच में रूस ने मध्यस्थता की थी। वहां पर भारत के साथ जो शर्तें थोपी गईं, उन शर्तों से बहुत ज्यादा आहत हुए और उन्हें हार्ट अटैक आ गया वहीं पर।
हृदयाघात आ गया और उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे प्रधानमंत्री भी देश में हुए, देश के लिए ही मर गए। पूरे जीवन काल में आप सबसे ज्यादा मतलब उनके पास कुछ भी नहीं, 1 रुपया इकट्ठा नहीं किया उन्होंने। छोटे से कद के थे, उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। उस समय देश में भुखमरी फैल रही थी पूरे देश में। हमारे बाप दादाओं से पुराने ठुकरों से हमने सुना होगा कि देश में ऐसा अकाल फैला था कि लोग बाग भूखों मर रहे थे, रोटी नहीं मिलती थी खाने। जो होता है हमारे पेड़ों की छालों को, पत्तों को उबाल उबाल के खाया करते थे लोग बाग। ऐसी कंडीशन आ गई थी, पत्ते खाते थे, छाल खाते थे पेड़ों की। उस समय देश में भुखमरी थी और उधर पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया था। तो ऐसी कंडीशन में देश को लीड किया था लाल बहादुर शास्त्री ने, और जय जवान जय किसान का नारा दिया था। देश के लिए ही मृत्यु हो गई उनकी। और इंदिरा गांधी पे को आपको पता है कि इन पे जो है सिखों ने हमला, उनके बॉडीगार्डों ने हमला कर दिया था, कि मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हो गई थी। राजीव गांधी की मृत्यु लोकसभा चुनाव के दौरान हुई। लो राजीव गांधी, जब इंदिरा गांधी मरती हैं 84 में, तो राजीव गांधी बन जाते हैं और 84 से 89 तक राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे। इसी बीच में क्या हो गया था श्रीलंका में, ये जो श्रीलंका है ना, यहाँ पर हमारे तमिलनाडु के कुछ लोग यहाँ पर रहते हैं। एक उनका संगठन है, इनका नाम है लिट्टे। क्या नाम है? लिट्टे। हालांकि अब तो ये संगठन नष्ट हो गया है। और ये लिट्टे का मतलब यहाँ पर एक जो छोटा सा एक जाफना द्वीप है, जाफना प्रायद्वीप, ये इसका जो टुकड़ा, यहाँ पर तमिल लोगों का बहुत बाहुल्य है। और ये लोगों ने इस श्रीलंका में बहुत घुसपैठ कर ली और अलग देश की मांग करने लगे थे। ये मूलतः लोग थे कहाँ के? तमिलनाडु। तमिलनाडु का एक हिस्सा है भारत का। तो श्रीलंका छोटा देश है, वो बार बार हमारे प्रधानमंत्री से आग्रह करता कि आप आपके आदमी ने समझा लो यार, ये हमरे तो उदम मचा रहे हैं। तो वो नहीं मानते। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उन्हें समझाया, पर नहीं समझे। तो प्रधानमंत्री ने एक सेना भेजी, जिसे शांति सेना नाम दिया गया था, कि श्रीलंका में शांति स्थापित करने गई थी। पर शांति सेना ने समझाया, वो तमिल लोग नहीं माने, तो गोलीबारी हो गई, कुछ लोग मारे गए होंगे। इससे तमिल लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। उनने कहा यार हमारा प्रधानमंत्री हमको ही मरवा रहा है। जब राजीव गांधी तमिलनाडु में पहुंचे थे चुनाव प्रचार करने के लिए, हमें वोट देना, तो एक महिला आई, माला में बम बांध लाई, माला में बम बांध लाई और प्रधानमंत्री को बम पहना दिया। और धमाके के साथ अकेली हाथ को टूका थे, एक मिलोतो भाई को अंतिम संस्कार भाव तो घड़ी से पहचान रहे थे कि राजीव गांधी को याद है वो। ठीक है। गुलजाई लाल नंदा 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन ये प्रधानमंत्री केवल काय के लिए बनाए हैं? कार्यवाहक, अर्जेंट में। जैसे जवाहरलाल नेहरू बने तो अचानक कौन बनाया? तो उस गुलजाई लाल नंदा को बना दिया, तो कार्यकारी। और ऐसे ही देखिए, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद में और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद में कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन बने हैं 2 बार? गुलजाई लाल नंदा। भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुने गए इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद। राजीव गांधी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था, बाद में चुनाव जीत गए थे वो, बहुत भयंकर चुनाव जीते थे। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को भारत के बाहर ताशकंद में हुई थी। चौधरी चरण सिंह भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में एक बार भी संसद का सामना नहीं किया। 89 में 79 में बने और 80 में अभी हट ही गए थे। प्रधानमंत्री पद से त्याग देने वाले प्रथम व्यक्ति मोरारजी जी देसाई थे। वे भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी थे। उन पर बहुत ज्यादा दबाव बन गया, दे दिया। राजीव गांधी सबसे कम उम्र में तथा मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। सबसे युवा व्यक्ति राजीव गांधी, सबसे बूढ़े व्यक्ति चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव मतदान के पूर्व ही अपना त्याग पत्र दे दिया। उन्हें उन्हें लगने लगा कि साहब हमारे पास बहुमत नहीं बचा, तो चौधरी चरण सिंह ने और अटल बिहारी जी ने अपना इस्तीफा, विश्वास मत प्राप्त का जो चुनाव होना था उससे पहले इस्तीफा दे दिया। जबकि विश्वनाथ प्रताप सिंह, बीपी सिंह और एच डी देवगौड़ा ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त न कर पाने, चुनाव हुआ और लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त नहीं कर पाए और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और राजकुमारी अमृता कौर एक विभाग का कार्यभार सबसे लंबी अवधि तक देखने वाली केंद्रीय मंत्री थी। वह केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली प्रथम महिला भी थी। केंद्रीय मंडल में त्यागपत्र देने वाली प्रथम मंत्री कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे ही मंत्री थे, फिर भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और इन्होंने ही फिर जनसंघ की नींव डाली। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हुए या पंडित दीनदयाल हुए, ये लोग ही भारतीय जनता पार्टी के वास्तव में संस्थापक माने जाते हैं। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तो उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सर्वप्रथम लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाया गया था। ये तुम्हारे पास सीटें नहीं बची, पर वो ऐसा
वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाया था। एक कार्यकाल में सबसे कम समय मात्र 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री का पद धारण करने वाले व्यक्ति कौन थे? सबसे कम समय के लिए अटल बिहारी जी। ठीक है, और ये हमारे प्रधानमंत्रियों के नाम है, कब से कब तक कौन प्रधानमंत्री बने हैं। तो नेहरू जी का काम देख लीजिए आप, 47 से 64 तक रहे हैं, सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। इस पे चर्चा चर्चा कल कर लेंगे, टाइम नहीं बचा है। मैं खुद बताने वाला था, इस पे बताऊंगा। वक्त पे, वक्त पे बारे में हमारी भी कोई हमारी कुछ गलत अवधारणा है। वक्त होता क्या, पहले ये समझ लीजिए। कोई मुसलमान यदि उसे लगने लगे कि यार मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे मोड़ा मोड़ी मेरे कोई खावे नहीं दे रहे, या मेरे संतान नहीं है, तो वो अपनी पूरी जायदाद इस्लाम धर्म को जहाँ दान कर सकता है। तो वो जायदाद जो होती हैं, वो संपत्ति का प्रबंधन वक्फ करता है। कौन करता है? वक्फ करता है। पर कुछ ऐसा भी हुआ है कि अवैध रूप से भी कब्जा कर लिया था मुसलमानों ने, तो वो ये छुड़ाने के लिए, वक्फ की जायदादों को छुड़ाने के लिए जो है, ये ऐसा कुछ, उसमें थोड़ा डिटेल में बता दूंगा मैं कल आपको, अभी समय नहीं बचा है। तो ये आप इन प्रधानमंत्रियों को देख लीजिए कार्यकाल। में कल आपसे पूछूंगा, ये सुनो, राष्ट्रपति नहीं पूछे मैंने, प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति नहीं पूछे तुमसे, कौन के बाद को, समझ रहे हो? कब से कब तक कार्यकाल, मैंने नहीं पूछा आपसे, मैंने सब कह दिया, पढ़ा दिया था। लेकिन याद सुन लेना कि जवाहरलाल नेहरू कब से कब तक, ये पॉइंट, लाल बहादुर शास्त्री कब से कब तक, वो कौन के बाद को, कब से कब तक, मैं कल क्रम से ही पूछूंगा आप लोगों से। और आप ये बढ़िया, ये भी दिया, ये फूट दे दो मैंने, हम देख के लिख ली हो, दिक्कत आ रही हो तो कुछ, ठीक है। बस मिलते हैं।